नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ एग्जामिनेशन डिफरेंट डिजीजेस में क्या होती है और हमने क्या क्या देखना होता है। आपने नंबर पंक्चर किया, वहाँ से आपने सीएसएफ निकाल लिया, निकालने के बाद आपने इसका जो है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है। स्पेसिफिक एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, साइटोलॉजी करवा सकते हैं सीएसएफ की। उसमें हमने ये देखना है कि कौन सा इन्फेक्शन है। मेनली जो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है मेनिंजाइटिस की। मेनिंजाइटिस चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोस हो, इन तीनों के लिए ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसके अलावा सबरेक्नोइड हेमरेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, पहले हम देखते हैं कि ये इसमें नॉर्मल जो है वो क्या क्या फीचर्स होते हैं सीएसएफ के, नॉर्मली क्या होता है। और उसके बाद डिफरेंट जो हमारे बैक्टीरियल है, वायरल है, टीबी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सबरेक्नोइड हेमरेज, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आती हैं। एज सच ये सारा का सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है और इसके अलावा एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसको बहुत ध्यान से और गौर से पढ़ना है। ओके जी, प्रेशर जो होता है नॉर्मल वो होता है 50 to 250 mm ऑफ वाटर। सब अरेक्नोइड हेमरेज होगा तो इट मींस सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या है, सीएसएफ है। सीएसएफ का जो क्वांटिटी थी वो थी 150 ml सीएसएफ होता है पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर। सो अगर उसमें ब्लीडिंग हो जाए इट मींस कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रेशर रेज हो जाएगा। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और टीबी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, सिवाय एक जगह के, तो वो मैं आपको बताऊंगी। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में प्रेशर रेज भी कर सकता है, इसके अलावा नॉर्मल भी हो सकता है। टीबी के अंदर रेज भी कर सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है वायरल मेनिंजाइटिस, इसके अंदर जो है प्रेशर नॉर्मली मोस्टली जो होता है वो नॉर्मल ही होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर बिल्कुल नॉर्मल होगा। कलर की बात करें तो नॉर्मली जो हमारा सीएसएफ होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस होता है। लेकिन सब अरेक्नोइड हेमरेज के अंदर ये कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्यों? ज़ैंथोक्रोमिया की वजह से, क्योंकि ब्लीडिंग हो गई है तो ऐसा ऐसा वहाँ पे ज़ैंथोक्रोमिया की वजह से जो सीएसएफ है वो येलो हो जाएगा। हमें आई एग्जामिनेशन से भी जो है वो पता चल जाएगा कि ये येलो है। इसके अलावा जो है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ये क्लाउडी होगा, टीबी के अंदर भी ये क्लाउडी होगा। इसे हम कहते हैं स्ट्रॉ कलर्ड भी हो सकता है, स्ट्रॉ कलर्ड या क्लाउडी। वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ये बिल्कुल क्लियर होगा। एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी क्लियर होगा। आगे हम देखेंगे रेड सेल काउंट। सो क्योंकि ब्लीडिंग हुई है, सब अरेक्नोइड हेमरेज हुआ है, तो इसमें हमें रेड सेल काउंट मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, रेड सेल काउंट 0 होता है, तो इसमें सब अरेक्नोइड हेमरेज में ये जो है वो इंक्रीज होगा, या हम कहेंगे रेड ब्लड सेल जो है हमें मिलेंगे इसके अंदर। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कोई ब्लड नहीं होगा तो ये नॉर्मल होगा। टीबी के अंदर भी नॉर्मल होगा, वायरल के अंदर भी नॉर्मल और एमएस के अंदर भी नॉर्मल। ओके जी, वाइट सेल काउंट जो होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो होता है वो 0 to 4 होता है, समझ लें कि बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। सब अरेक्नोइड हेमरेज के अंदर वाइट सेल काउंट रेस कर भी सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो नॉर्मल होता है। वाइट सेल काउंट जो है वो एक्यूट बैक्टीरियल, टीबीएम, वायरल मेनिंजाइटिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वाइट सेल काउंट तीनों में बढ़ जाता है, लेकिन हर एक में डिफरेंट क्वांटिटी होती है। किस चीज़ की? एक्यूट बैक्टीरियल होगा तो पता है कि एक्यूट कंडीशन में बैक्टीरिया जो है पॉलीमॉर्फ को बढ़ा देते हैं। सो इसमें 1000 to 5000 से भी ज़्यादा पॉलीमॉर्फ्स होंगे। मीन ज़्यादा लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे बल्कि न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे इसके अंदर। टीबीएम यानी कि ट्यूबरकुलोस के अंदर भी रेस्ड होंगे, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे। लिम्फोसाइट्स कितने होंगे? 50 to 5000 लिम्फोसाइट्स। वायरल के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 20 to 2000 तक लिम्फोसाइट होंगे। सो अगर पॉलीमॉर्फ ज़्यादा आ गए हैं तो हम कहेंगे एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा आ गए हैं तो टीबीएम है, और लिम्फोसाइट काउंट कम है, क्लियर है, तो हम कहेंगे वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो है ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकता है। ग्लूकोज नॉर्मली कितना होता है? ये तकरीबन 50 to 60% ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इसका मतलब ये है कि लंबर पंक्चर करने से पहले आपने ब्लड सैंपल लेना है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज देखना है।
ग्लूकोज में ब्लड के अंदर ग्लूकोज थी 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो CSF में कितनी होगी 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 60 या 60 to 70, क्यों? क्योंकि 50 to 60% जो है वो ब्लड, जितनी ब्लड की होगी इसके 50 to 60% जो है वो CSF के अंदर होगी। सो आपने नंबर पंक्चर करने से पहले ग्लूकोज लाजमी देखनी है। सो अब क्या होगा कि सबरेक्नोइड हेमरेज के अंदर ये नॉर्मल होगी, लेकिन अक्यूट बैक्टीरिया, आपने हमेशा याद रखना है कि बैक्टीरिया ईट ग्लूकोज बट नॉट प्रोटीन्स। ग्लूकोज को बैक्टीरिया खा जाएंगे तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। सो अक्यूट बैक्टीरियल में और TBM दोनों ही, क्योंकि बैक्टीरियल ही है, सो दोनों में ग्लूकोज जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता, सो वायरल जो है वो यूज नहीं करता ग्लूकोज को, तो इसमें नॉर्मल होगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी नॉर्मल होगा। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन जो है वो 0.45 ग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए नॉर्मली, लेकिन सबरेक्नोइड हेमरेज के अंदर ये नॉर्मल होगी। अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ये ज़्यादा होगी, क्यों? तो ये बैक्टीरिया यूटिलाइज नहीं कर रहे, बैक्टीरिया ज़्यादा हो रही हैं। TBM के अंदर भी ज़्यादा होगी, वायरल के अंदर ज़्यादा भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, और MS के अंदर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ज़्यादा भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, रेस्ट भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। सो अगर हम नॉर्मल की बात करें, देयर इज नो बैक्टीरिया, कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी हमें। सबरेक्नोइड हेमरेज के अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन अक्यूट बैक्टीरिया क्योंकि है ही बैक्टीरिया, तो इसमें हमें बैक्टीरिया मिलेगा, कोई ना कोई बैक्टीरिया की जो है ना हम करवाएंगे तो बैक्टीरिया हमें मिलेगा। TBM के अंदर हम इसकी स्टेनिंग करवा लेंगे, ऑरामिन स्टेन करवा लेंगे, नील स्टेनिंग करवा लेंगे, उससे क्या होगा, हमें जो है ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें कंफर्म हो जाएगी डायग्नोसिस। वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर जो है वायरस को हम अलग कर लेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो स्टीराइल होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं होता, मींस ये स्टीराइल होता है। ओलिगोक्लोनल बैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओलिगोक्लोनल बैंड जो है वो कहाँ पॉजिटिव होते हैं? मेनली कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, कोई नर्वस सिस्टम के अंदर, कोई इन्फ्लामेशन है नर्वस सिस्टम के अंदर, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस है, तो उसमें जो है ओलिगोक्लोनल बैंड ज़्यादा हो सकते हैं। मीन्स जो इन्फेक्शन है उसमें ये रेज हो सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 95% केसेस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ओलिगोक्लोनल बैंड जो है वो बड़े होते हैं। ओलिगोक्लोनल बैंड्स क्या होते हैं? मेनली ये प्रोटीन्स होती हैं, अम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि हमारे शीत के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। सो ये अगर मिल जाएंगे हमें तो हम कहेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो डायग्नोसिस बन सकती है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो MRI है। सो हम ये टेस्ट करने के बाद MRI की तरफ पेशेंट को भेजते हैं। उसकी वजह ये है कि जो MRI है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, दैट्स वाई पहले हम ये टेस्ट करते हैं, फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है वो MRI करवाना है। और नॉर्मली जो है इसके अंदर देयर्स नो कोई भी जो बैंड्स इस तरह की जो प्रोटीन्स है वो नहीं होती बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। सो ये इस तरह से आपने याद करना है। इसमें जहाँ सर्कल किए हैं वो है आपके MCQs जो कि आपसे पूछे जाते हैं। सो इसमें जो है वो रेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, 95% केसेस में इसमें रेस्ट होती है। उसके अलावा जो है आपकी इम्पोर्टेंट है कि हमें बैक्टीरिया मिल जाएगा, और वाइट सेल काउंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने इसको याद रखना है।